हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, देख सकते हो ये, ठीक है। तो सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और इसमें जितने भी प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में 100% वाले प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया। और मैथ के क्वेश्चन अगर 1 से 2 बार 3 बार बोर्ड एग्जाम में आए तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम से 3 से 4 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है p, ऑप्शन नंबर बी है p+1, ऑप्शन नंबर सी है 2p एंड ऑप्शन नंबर डी है 2p+1। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो वो हमारा जो रूप होगा वो 2p+1 के रूप का होता है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको याद रखना और बार बार रिवीजन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ है पाई जो है ना, पाई है, पाई क्या है, ठीक है, ठीक है। तो पाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए है एक पूर्णांक है, या बी है एक परिमेय संख्या, या सी है एक अपरिमेय संख्या, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पाई जो है ना, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा मत सोचना कि इसकी वैल्यू परिमेय है तो पाई भी एक परिमेय ही होगा। माइंड में आएगा ना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन ये ना सोचना इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो अपरिमेय है, तो इसकी वैल्यू जो है वो परिमेय है, बट ये जो खुद है ना वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कि समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। इसको आप लोगों को हल करना है। अब हल करने के लिए इतना तो आप लोगों का मैथमेटिक्स तेज ही है, हल कर सकते हो, बट अगर नहीं कर सकते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे हल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहां देखो, जो आपका दिया है समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से आप लोग x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये तो दोनों समीकरण है ना, ये फर्स्ट समीकरण मान लो, ये सेकंड समीकरण, इनको जोड़ लो। जोड़ने का मतलब है इसको विलोपन विधि से जोड़ लो, ठीक है। तो ये हमारा 2 है और इसको जोड़ लोगे तो फिर ऐसे जोड़ लो, ठीक है। मैं कोई बहुत ऐसा बता रहा हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये हमारा 2x है तो 2 ये x 2x हो जाएगा, ये हमारा 2 4 हो जाएगा। और यहां से अगर x की वैल्यू देखी जाए तो 4/2 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू जो होगी वो हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है तो किसी भी समीकरण में x की वैल्यू रख दो। मान लो एक समीकरण में मैंने रखा, इसमें x की वैल्यू रख दिया तो x की वैल्यू 2 है, ये -y है इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां हमारा -y इक्वल टू 2 है, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो हमारा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगा, वो हमें 2 मिलेगा और y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है v, ठीक है। x की वैल्यू हमें 0 और 2 मिला और y की वैल्यू 0 मिला, ठीक है। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर का विविक्तर है। यहां आप लोगों को विविक्तर ज्ञात करना है, ठीक है। अब विविक्तर ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बता रखा है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले ये एक द्विघात समीकरण है। मान लो अगर कुछ ना समझ में आए मतलब, तो आप इस समीकरण से तुलना कर लेना, ax² + vx + c = 0 से तुलना करने पर। तो इससे आपने तुलना कर लिया, ठीक है। अब समीकरण जो हमारा है वहां से आप a की वैल्यू, a जो होगा वो x² का जो गुणांक है ना वो a है, तो x² का गुणांक 3 है, ठीक है। और v जो होगा वो x का गुणांक है, तो x का गुणांक हमारा -6 है। और c जो होगा वो हमारा 4 है, ठीक है। क्या है, 4 है। सारी वैल्यू मैंने रख दिया। अब यहां से आप एक फार्मूला विविक्तर का है, d = v² - 4ac।
यहां से आप v वेक्टर ज्ञात कर लो, v की वैल्यू है -6 का स्क्वायर कर लो, एंड यहाँ 4 है, a की वैल्यू 3 है इंटू 4 है, ठीक है, c की वैल्यू 4 है, यहां से आपका 36 हो जाएगा और यहां से आपका 16 एंड 16 को 3 बार यानी कि 48 हो जाएगा। तो यहां से हमारा -12 आंसर हो जाएगा, -12, ठीक है। तो यहां आपका जो ऑप्शन हमारा सी है ना -12, ये सही हो जाएगा, -12 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2 यानी कि 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2:3, बी है 3:2, सी है 4:9 एंड डी है 9:4। तो इसको लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आप लोगों का संगत भुजाएं है ना उनका वर्ग कर लो। मान लो आपका 2 है, 2 का वर्ग कर लो, एंड अनुपात 4 है, 4 का वर्ग, सॉरी 3 है, 3 का वर्ग कर लो। तो यहां से जो हमारा होगा वो 4:9 हो जाएगा। वैसे अगर इस क्वेश्चन को लगाना है तो समरूप त्रिभुजों के अनुपात जो होते हैं ना संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होते हैं, मतलब इसके वर्ग के बराबर होगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनुपात को बटे में भी लिखा जा सकता है, तो वही आएगा 4:9। क्या आएगा? 4:9 है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं ए जो है ना 2, -5 और v जो है वो -2, 9 से समदूरस्थ का निर्देशांक है। इसका समदूरस्थ का आपको निर्देशांक पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, मान लो हमें एक्स अक्ष का मतलब है कि हमें एक्स लेना है, ठीक है, और एक्स अक्ष पर एक बिंदु और यहां y की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हमें P मान लेना है। ये हमारा एक P बिंदु है, ठीक है। P बिंदु में हमें ये चीजें हैं, P बिंदु में हमें ये चीजें हैं, तो A हमारा ये है और V हमारा A है। तो एक बार आप क्या रखोगे, एक बार आप PA यानी कि PA बराबर रखोगे और एक बार आप PV बराबर रखोगे, ठीक है। PA और PV दोनों को रख लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका P है और ये आपका A है, ये आपका P है और ये आपका V है, इसको रख लेना, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर नहीं कर पाना तो कमेंट कर देना, वैसे बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो फिर आप लोगों का जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू आपको याद करना ना, यहां से आपको क्या याद करना है, हाँ x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू जो आएगी वो x इक्वल टू आपका -7 आएगा। अब x इक्वल टू हमारा -7 आया तो -7 और y की वैल्यू 0 है, तो -7, 0 हमारा निर्देशांक हो जाएगा। तो -7, 0 जो है ना वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना तो आप लोग जानते ही हो। देखो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में चलना होगा, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऑप्शंस तो आपके सारे हैं। ऑप्शन ए जो हमारा है वो 1/4 है, बी जो है 1/2 है, सी हमारा 3/4 है एंड डी जो हमारा -1/2 है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे आपका साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, इतना तो वैल्यू सारे स्टूडेंट को पता है हमारे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री और यहाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू रख दो, जैसे हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होता है और इसका वर्ग कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होता है, इसका भी वर्ग कर लो, ठीक है। वर्ग कर लिए, अब इसका वर्ग करोगे 3/4 हो जाएगा, इसका करोगे ये 1/4 हो जाएगा। यहां से आपको मिलेगा 2/4, यहां से आपको 1/2 मिलेगा, 1/2, 1/2 हमारा सही ऑप्शन है, जहां भी है लगा दो टिक, 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है यहां कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। अब देखो ऑप्शन आपके कई सारे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 मात्रक, बी है पाई मात्रक, सी है 4 मात्रक एंड डी है 7 मात्रक। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लिख लो कि माना जो हमारा वृत्त की त्रिज्या है वो r है। जैसे माना
जिसमें हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वृत्त की त्रिज्या मानना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं कि ज्यादा समझ में आए। अब वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। और वृत्त देखो यहां लिखा ना, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, एक दूसरे को बराबर दिखाया गया। और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और यहां से त्रिज्या r = 2 मात्रक मिल जाएगा। 2 मात्रक हमें मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 2 मात्रक ऑप्शन हमारा ए वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन है। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा, बी है घटेगा, सी पहले के समान, डी है 2 गुना। देखो एक आकृति को दूसरी आकृति में, मान लो इस गोले को इसमें बदल दिया गया, तो भाई कुछ निकाला नहीं गया उसमें से, ना 1 ग्राम कुछ बढ़ा है ना घटा है, ना इसको इसमें से कुछ निकाला गया है, तो पहले के समान रहेगा ना। जैसे 1 किलो है, 1 किलो का आप लोग 1 किलो ही बनाओ, ठीक है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक का सम संख्याओं का, तो 1 से 15 यानी कि सम संख्याएं 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 से भाग दे दो, जितने हो ना उतने से भाग दिया जाता है 7। तो बच्चों इसको जब आप लोग 7 से भाग दोगे ना, तो फिर इसको आप काउंट कर लो कितना है, यहाँ काउंट कर लो 6 12, ऐसे काउंट कर लेना, 20 10 30 30 10 40 40 2 42 42 10 54 2 56 हो जाएगा, बटे में 7 8 हो जाएगा ना, 8 हमारा सही ऑप्शन है, 8, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को 10 वैसे ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चा यहां से पढ़कर ऑब्जेक्टिव्स को कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकता है। तो ये मैंने अभी 10 ही ऑब्जेक्टिव बताया है, अभी हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न देखो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सभी आप लोगों के लिए और सारा 100 ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव एक साथ, बट अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं उसको जरूर पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां मानना पड़ेगा बच्चों, माना सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जैसे आपका दहाई का अंक, जो दहाई का अंक है ना, दहाई के अंक को हम लोग मानेंगे कितना, x, ठीक है। और अब हम लोग तथा इकाई का अंक, तथा इकाई का अंक, इकाई के अंक को आप लोग मान लो y, ठीक है। अब इकाई दहाई से मिलकर 2 अंकों का संख्या, दो अंकों की संख्या भी बन जाएगी। अगर इकाई दहाई पता है तो इकाई दहाई से ही अंक की संख्या बनती है। तो इकाई हमारा कितना है, इकाई हमारा y है, और प्लस दहाई, दहाई में 10 से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो दहाई होगा। तो 10x प्लस y ये हमारा दहाई है, ठीक है। अब अगर अंक जो है ना बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को बदलना है ना, तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। अब हमें अंक बदलना है, अंक बदलने का मतलब हमने x और y को अंक माना है, तो x और y को ही तो बदलना है ना। तो x और y को बदलने के लिए मान लो हमने x रखा है, तो यहाँ 10y रख दो और प्लस x रख दो, बदल दिया ना, x को इधर कर दिया, y को इधर कर दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना, मतलब कहने का मतलब है x और प्लस y को कर लें, 2 संख्याओं का अंकों का योग 9 है, तो यही चीज बता रहा है। और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना। देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग में समझा रहा हूं, ठीक है।
फिर कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 से अधिक है। अगर संख्या के अंक, पहले दोनों को एक दूसरे को बराबर रख लो, मतलब जो हमारा ये क्या है, ये हमारा जो है मतलब एक बनने वाली संख्या, एक मूल संख्या। तो हमारी जो मतलब बनने वाली संख्या है उसको पहले रख दो, जो ये बनने वाली संख्या है, और ये हमारा है मूल संख्या 10x प्लस वाई। लेकिन कह रहा है कि बनने वाली संख्या जो है ना, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या जो है मूल संख्या से 27 अधिक है। जो बनने वाली ये संख्या ना 27 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें 27 जोड़ना पड़ेगा जो मूल संख्या उसमें, ताकि दोनों बराबर हो सके, इक्वल हो सके। ठीक है, तो इसमें जब आप जोड़ोगे, अब यहाँ आप कैलकुलेशन कर लो, मतलब यहाँ से आपका y इधर आएगा 10x और यहाँ x है, माइनस में 10x रहेगा तो ये माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। और यहाँ से आपका 10y है, यहाँ 1y आएगा तो यहाँ से प्लस में 9y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में 9y, और इक्वल टू ये हमारा 27 है। देखो इसमें आप सभी में 9 से भाग दे सकते हो, तो 9 से भाग दोगे तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ प्लस है, ये आपका माइनस है, y हो जाएगा, और बराबर 9 तेईक 27। इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे देना। देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, मान लो हमारा समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और समीकरण सेकंड है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना है तो फाई, देखो ये आपका प्लस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब यहां से आपका ये 2y हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 12, 9 and 3 12 है। ठीक है, 9 और 3 ऐड हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू जो आएगी वो 12/2 आएगा इक्वल टू 6। यहां से हमें y की वैल्यू मिली है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो हमारा है वो x प्लस वाई दोनों का योग 9 के बराबर है। ठीक है, तो दोनों का योग जो है वो 9 के बराबर, x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, वैल्यू रख दो। वैल्यू हमारा x का जो है वो 6 है, तो ये 6 है और इक्वल टू 9। ठीक है, x इक्वल टू 9 माइनस 6, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब हमें संख्या भी ज्ञात करनी है ना, संख्या जो हमारी संख्या है, तो संख्या देख लो। संख्या जो होगा ना वो हमारा है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई जो हमारी मूल संख्या है। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 6 जोड़ लो, 30 6 36, ये हमारी संख्या हो जाएगी। और हमें संख्या ही ज्ञात करना था, संख्या ज्ञात करना था, जो हमें 36 मिला है 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देख लो। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो ये आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुणनखंड है जो कोई नहीं बताएगा। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी का हार्ड गुणनखंड यही है। तो अब आप लोग इसको ध्यान से देखो, फिर देखो आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लिखा है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? देखो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करो। देखो सबसे पहले आप जो लिखा है इसको नोट कर लो हल करके। जो समीकरण है यह है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हमारा 6 हो जाएगा, मतलब गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 रूट 6 आना चाहिए। तो बच्चों बहुत आसान है। देखो अगर आप रूट 6 और प्लस रूट 6 करोगे ना तो 2 रूट 6 हो जाएगा, जो इसके बराबर है बीच में। और जब गुणा करोगे ना तो 6 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो? रूट 6 है ना, तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, रूट 6 और प्लस में रूट 6 और यहाँ x बाहर का लेना, प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको कॉमन क्या लेना है? यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा रूट 3 कॉमन लेना पड़ेगा। रूट 3 जब आप कॉमन ले लोगे ना
तो फिर यहाँ एक रूट थ्री ही बचेगा और यहाँ एक्स रूट थ्री एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, एक्स भी साथ में लेना पड़ेगा, एक्स लोगे तभी तो यहाँ हमारा साथ में, और यहाँ आपका रूट टू बचेगा केवल, यहाँ से आप रूट टू कॉमन ले लो, यहाँ आपका रूट थ्री एक्स बचेगा और एक रूट ले लिया तो एक ही रूट बचेगा, वो है माइनस में रूट टू बराबर 0। अब देखो एक बार आपको ये जो ब्रैकेट वाला है ना ये वाला लेना है और एक बार जो आपका बाहर है, तो दोनों बराबर ही हैं, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू है और वो भी इतना ही है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू बराबर 0, दोनों को बराबर 0 कर दो, यहाँ रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट थ्री एक्स बराबर अंडर रूट टू, एक्स इक्वल टू टू रूट थ्री, सॉरी यहाँ 3 कर लो और रूट पूरे पे कर लो, ठीक है। दूसरा भी इतना ही आएगा, अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट टू इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू वही आएगी 2/√3, तो ये हमारा दोनों मूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों मूल हो जाएगा, यही हमारा मूल है। रूट एक तो दोनों मूल में एक साथ लिख देता हूं, जैसे यहाँ एक मूल है ये, दूसरा मूल भी यही है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। देखो जितना समझा रहा हूं सारे समझो, ठीक है, जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं मेहनत करके उतना पढ़ो, ठीक है। अगर आप आज इतना पढ़ लेते हो तो फिर आप काफी आगे निकल चुके हो, ठीक है। क्लास में ये सब नहीं बताएंगे, आप मान लो स्कूल ज्वाइन करते हो, क्लास जाते हो, कुछ नहीं, ये सब नहीं बताएंगे आपको। यहाँ जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपको अपर लेवल का, जो एक टॉपर करता है वो चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं बताए होंगे कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा फोकस जो कम इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा लॉन्ग है उस पर करते होंगे, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर फोकस करो जो इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा तो सब कुछ, लेकिन ये नहीं पता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इतना तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो इसको हमें इसके बराबर यानी कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1 के रूप में सॉल्व करना है, हल करना है बराबर, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं एक पक्ष को लेकर। तो सबसे पहले कॉट ए को हम लोग हल देखो बच्चों, कॉट ए को हम सब क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम सब लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। और यह हमारा माइनस कॉस ए ही रहने दो, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब नीचे भी वही हाल है, कॉट ए को कॉस ए बटे में साइन ए लिखा जा सकता है और ये प्लस कॉस ए रहेगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब आप यहां से जो ना कॉस को कॉमन ले लो, कॉस यहां से कॉमन ले लो, अगर कॉस आपने कॉमन ले लिया तो फिर यहां आपका क्या बचेगा 1 बटे साइन ए और -1, सॉरी -1, क्योंकि मैंने कॉस को कॉमन ले लिया, ठीक है। और बटे में नीचे भी आपको कॉस को कॉमन ही लेना है, तो यहां भी आपका बचेगा 1 बटे साइन ए और +1, ठीक है। कॉस से कॉस जो बाहर बाहर है कट जाएंगे, ठीक है। अब आपका ये जो 1/sin ही हो जाएगा, ये 1/sin जो साइन ही होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक ए -1 और ये जो हमारा नीचे है ये भी कॉसेक ए ही होगा, कॉसेक ए +1। यही तो हमें सिद्ध करना था, बहुत शॉर्टकट में सिद्ध किया हूं ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में, बस यही सिद्ध करना। देखो कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1, देखो कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1, ठीक है। तो ये है आज के हमारे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं अगले वीडियो में। अभी आपको इस वीडियो को प्यार दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोज ला सकें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।